हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूके पीएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चन यूके पीएससी ने डिफरेंट एग्जाम में पूछे हैं, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो ये जेम्स एंड्रयूज रैमजे किसका वास्तविक नाम था? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी का ये वास्तविक नाम था। अगर लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल की बात करें तो ये 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करता है। और अगर इसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं की यहाँ पर बात करें तो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध इसी के शासनकाल में होता है 1849 में। ये भी आप लोगों को याद रखना है, जिसमें सिख हार जाते हैं और लॉर्ड डलहौजी क्या करता है, पंजाब को ब्रिटिश प्रशासन में मिलाने में सफल हो जाता है। और इसके शासनकाल में हड़प नीति आती है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और इसी के शासनकाल में बॉम्बे और ठाणे के बीच में पहली रेल लाइन बिछाई जाती है 1853 में, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसी के शासनकाल में कलकत्ता और आगरा के बीच में टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की जाती है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और विधवा पुनर्गठन, माफ कीजिएगा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 भी इसी के शासनकाल में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न हो जाता है, कौन था? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग जो था 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल होता है। अगर इसके शासनकाल की बात करें तो 1856 से 1862 तक इसका शासनकाल होता है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल होता है और भारत का पहला वायसराय होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और अगर इसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करें तो 1857 का विद्रोह इसी के शासनकाल में होता है। देखिए, 1857 में क्या किया जाता है, भारत में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना इसी के शासनकाल में की जाती है। कहाँ कहाँ की जाती है? एक तो कलकत्ता में की जाती है, मद्रास में की जाती है और बॉम्बे में की जाती है। 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में लॉर्ड कैनिंग के काल में भारत में कराई जाती है। और इसी के शासनकाल में 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम भी आता है, ये भी आप लोगों को लॉर्ड कैनिंग को लेकर याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कहता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में HSRA के नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है HSRA की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1928 में। देखिए, इसके प्रमुख कौन होते हैं? तो चंद्रशेखर आज़ाद होते हैं, आपको ये याद रखना है। अगर बात करें इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को लेकर तो देखिए, एक पार्टी थी HRA जो लाला हरदयाल के ने जिसके प्रमुख हुआ करते थे। HRA जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी कहा जाता था, जो 1923 में बनी थी। मुझे ठीक से याद नहीं है, आप इसको मुझे करेक्ट करना कमेंट बॉक्स में अगर मैं गलत यहाँ पर कह रहा हूँ कि HRA जो थी वो 1923 में बनी थी, इसे आप लोग चेक करना। देखिए, इसके प्रमुख थे लाला हरदयाल, ये आपको याद रखना है। बाद में क्या होता है कि काकोरी कांड होता है, अभी उससे रिलेटेड हम प्रश्न को भी देखेंगे। 1925 में काकोरी कांड होता है। उसके बाद क्या किया जाता है, ये HRA पार्टी का पुनर्गठन कराया जाता है चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में। और इसका जो पुनर्गठन था वो कहाँ कराया जाता है? तो ये कराया जाता है दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तारीख थी 9-10 सितंबर 1928, जब इस पार्टी जो ये HRA थी, इसका प्रमुख उद्देश्य या लक्ष्य क्या कर दिया जाता है, समाजवाद यहाँ पर रखा जाता है। और इस HRA पार्टी का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी यानी कि HSRA कर दिया जाता है। सोशलिस्ट शब्द इसमें जोड़ दिया जाता है। कब जोड़ा जाता है? 1928 को। इसी के बाद इस पार्टी का गठन यहाँ पर माना जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो इस अगर काकोरी कांड की बात करें तो इससे कौन कौन संबंधित थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल संबंधित थे, राजेंद्र लाहिड़ी संबंधित थे, उस्ताद उल्लाह खान संबंधित थे, लेकिन सूर्यसेन जो थे वो काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर काकोरी कांड के वर्तमान नाम की बात करें तो काकोरी कांड का जो वर्तमान नाम कर दिया गया है वो काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, यानी कि काकोरी ट्रेन षड्यंत्र कर दिया गया है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर इसके डेट की बात करें तो 9 अगस्त 1925 को ये काकोरी कांड होता है। जगह थी काकोरी। और क्या किया जाता है इसमें? देखिए, हमने अभी बात की थी कि HRA पार्टी का पुनर्गठन कब कराया जाता है? काकोरी कांड के बाद। तो ये जो HRA पार्टी थी, इसी के
लोगों के द्वारा या इसी के प्रमुख नेताओं के द्वारा ये काकोरी कांड को अंजाम यहाँ पर दिया जाता है। इस काकोरी कांड के अगर मास्टरमाइंड की बात करें तो राम प्रसाद बिस्मिल और उस्मान उल्ला खान इसके मास्टरमाइंड हो जाते हैं। अगर इसका उद्देश्य की बात करें कि ये काकोरी कांड हुआ क्यों था, तो देखिए हुआ क्या था कि ब्रिटिश प्रशासन से एचआरए ने क्या किया था कि धन प्राप्त करने के लिए वहाँ पर जो था कि ट्रेन को लूट लिया था। सहारनपुर से लखनऊ आने वाली ट्रेन को वहाँ पर उनसे यहाँ पर धन लूटा गया था और उसी को नाम दिया गया काकोरी कांड। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन प्राचीन वलित पर्वत नहीं है। तो आपको बताना है कि वलित पर्वत की बात करें या फोल्डेड माउंटेन, तो बताना है आपको कि कौन पुराना वलित पर्वत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंडीज जो पर्वत हैं वो वलित पर्वत नहीं है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। वलित पर्वत क्या होते हैं कि जब दो प्लेटें टकराती है, आपको पता होगा पृथ्वी के नीचे बड़ी बड़ी प्लेटें पाई जाती हैं, चट्टानें पाई जाती हैं, उन्हीं के टकराने से जो पहाड़ बनते हैं उन्हीं को वलित पर्वत कहा जाता है या फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है, यानी कि कौन मूल स्थलाकृति है। इस प्रकार से भी ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन इसमें से मूल स्थलाकृति है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो ज्वालामुखी शंकु है वो मूल स्थल रूप हो जाता है। देखिए ज्वालामुखी शंकु होता क्या है, तो ज्वालामुखी के चारों ओर ये बनता है, उसे ही ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है। और स्थलाकृति क्या होती है कि पृथ्वी की सतह पर जो विशेष भूभाग होता है ना, उसी को मूल स्थलाकृति कहा जाता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। सर्वाधिक तटीय अपरदन किसके कारण होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लहरों से सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। प्रीवियस वीडियो में भी हमने वायुमंडल की परतों को लेकर डिस्कशन किया था। तो यहाँ पर फिर से एक बार प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्षैभ मंडल नहीं क्षोभ मंडल होगा। तो क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। यहाँ पर इस फिगर के अनुसार समझते हैं। देखिए पृथ्वी की जो वायुमंडल है उसको 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो ये 5 आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है लगभग, ये लगभग में पूछ रहा है। अगर हम एग्जैक्ट की बात करें कि पृथ्वी अपने भूमध्य रेखा पर जो है थोड़ी सी चौड़ी है और इसी कारण भूमध्य रेखा पर परिधि कितनी है, तो वो है 40,075 किलोमीटर। ये पृथ्वी की क्या है, भूमध्य रेखीय परिधि है। और इससे कौन सबसे नज़दीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 40,000 किलोमीटर यहाँ पर लगभग अप्रॉक्स हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगर भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा को जिसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है या 0 डिग्री रेखा भी कहा जाता है और इंग्लिश में इक्वेटर कहा जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। ये क्या करती है, पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध 2 भागों में यहाँ पर डिवाइड करने का कार्य करती है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर बात करें भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के व्यास की, यहाँ पर व्यास की बात हो रही है, तो परिधि थी। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के व्यास की तो वो हो जाएगा 12,756 किलोमीटर। ये आप लोगों को याद रखना है। और ध्रुवों पर व्यास की बात करें पृथ्वी के तो वो हो जाएगा 12,714 किलोमीटर। ये आंकड़े आप लोगों को याद में रखने हैं। नेक्स्ट है निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए कैनरी जो है वो जो धाराएं हैं, महासागरीय धाराएं, वो प्रशांत महासागर से संबंधित ना होकर बल्कि उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित हैं। ये भी आप लोगों को याद में रखना है। और किस प्रकार की हैं, तो ये ठंडी महासागरीय जल धाराएं हैं। फिगर के अनुसार से इसे यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ये रही आपकी कैनरी जल धाराएं जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर से बहने वाली धाराएं हैं। और किस प्रकार की हैं, तो आप देख सकते हैं डॉट लाइन से इसको बताया गया है। तो ये कोल्ड करंट है, यानी कि ठंडी महासागरीय जल धाराएं हैं। ये भी आप लोगों को याद में रखना है। नेक्स्ट है सप्ता दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो ये जो सप्ताह है इसका गठन किया गया था 1993 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका लक्ष्य, इसको बनाने के पीछे जो लक्ष्य था वो ये था कि एशियाई देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना। मुख्य
रूप से बात करें तो सार्क जो देश थे उनके बीच में व्यापार को बढ़ाना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है। तो इनमें से समय की प्राकृतिक इकाई कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो मानक समय है वो कृत्रिम रूप से लिया जाता है, ये आप लोगों को याद में रखना है। अगर उष्ण कटिबंधीय वर्ष की बात करें तो ये एक प्राकृतिक इकाई है जिसका समय लगभग 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट का होता है, ये आपको याद रखना है। चंद्रमास भी प्राकृतिक समय की इकाई है। देखिए क्या होता है चंद्रमास, चंद्रमा को अपनी मूल स्थिति में, यानी कि देखिए चंद्रमा क्या होता है, पहले अमावस्या होता है जिसमें चंद्रमा नहीं होता है, फिर चंद्रमा आधा होता है और फिर पूर्णिमा आ जाती है। तो इस प्रकार से जो ये चक्र है इसको पूरा करने में चंद्रमा को जितना समय लगता है उसे चंद्रमास से डिनोट किया जाता है या उसे चंद्रमास कहा जाता है। ये लगभग 29 दिन का होता है और 12 घंटे का होता है, 44 मिनट का ये हो जाता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, उसे चंद्रमास कहा जाता है। और दिवस दिन तो आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट है बादल परिणाम है। तो बादल इनमें से किसका परिणाम है? ऑप्शन नंबर डी संघनन का बादल परिणाम हो जाता है। इसका राइट आंसर संघनन हो जाएगा। बादल संघनन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। नेक्स्ट है किस वर्ष में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने के और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया था। तो सैडलर आयोग की नियुक्ति भारत में कब की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1917 में सैडलर आयोग बनाया जाता है जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सैडलर के नाम पर ही ये आयोग बनाया जाता है, सैडलर ही इसके अध्यक्ष होते हैं। और क्यों बनाया जाता है? भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकती। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि मंत्रिमंडल की कुल संख्या कितनी, लोकसभा के सदस्यों से कितनी अधिक नहीं हो सकती। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15% से अधिक मंत्रिमंडल की यहाँ पर संख्या नहीं हो सकती। और आर्टिकल से बात करें तो इससे संबंधित जो आर्टिकल है 75 का 1, अगर पूरे की बात करें, अगर कभी डीप में क्वेश्चन आ जाए तो आर्टिकल 75(1) का ए कहता है कि मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं उनकी संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और एक और बात, सभी मंत्रियों को जो है संसद का सदस्य होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो पहले इन्हें देख लेते हैं। एक तरफ आपको दोआब दिए गए हैं, एक तरफ आपको नदियाँ दी गई हैं। देखिए दोआब होता क्या है, तो दो नदियों के बीच का जो स्थान होता है या क्षेत्र होता है उसे ही दोआब कहा जाता है। अब आपको बताना है कि ये जो नाम के यहाँ पर दोआब दिए गए हैं ये किन किन नदियों के बीच में बनते हैं। तो देखिए जो बिस्ट दोआब है वो बनता है ब्यास और सतलज के बीच में। तो इसका तो तीसरा हो जाएगा, ब्यास और सतलज के बीच में बनता है बिस्ट दोआब। बारी दोआब की बात करें तो रावी और ब्यास के बीच में बनता है बिस्ट बारी दोआब। रचना दोआब की बात करें तो ये रावी और चिनाब के बीच में बनता है। चाज दोआब या जिसे छज दोआब भी लिखा जाता है, कहीं कहीं पर छज दोआब भी आपको देखने को मिलता है। तो ये छज दोआब जो है ये चिनाब और झेलम के मध्य में बनता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से आपको नदियों के बीच बनने वाले दोआबों को भी याद रखना है। नेक्स्ट है विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आइए इन्हें पहले पढ़ते हैं। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जो उस राज्य में स्थित किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातकों में से होते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें उस राज्य में निवासरत न्यूनतम 3 वर्ष अनुभव सहित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक होते हैं। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। देखिए अगर हम विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में अगर बात करें तो 1/3 सदस्य जो हैं उनका निर्वाचन कौन करता है? निर्वाचक मंडल करते हैं। 1/3 यानी कि 1/3 सदस्य
तो जो होते हैं विधान परिषद के, वो कहाँ से चुने जाते हैं, तो वो स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। स्थानीय निकाय यानी कि नगर पालिका और ग्राम पंचायत। अगर 1/3 सदस्यों की बात करें तो वो राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। जो उस विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं वो ही चुने जाते हैं विधानसभा के सदस्यों के द्वारा विधान परिषद के लिए। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं, जो कि साहित्य या विज्ञान या अन्य किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उनको चुना जाता है। और 1/12 सदस्य जो हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, जो वहाँ उस राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातक होते हैं। और 1/12 सदस्य जो हैं वो कहाँ से चुने जाते हैं, जो उस राज्य के क्या होते हैं, माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक होते हैं, जिन्हें न्यूनतम 3 वर्ष का वहाँ पर अनुभव होता है शिक्षण में, वो विधान परिषद के सदस्यों को चुनते हैं। तो हमने यहाँ पर विधान परिषद के सदस्यों की सदस्यता को लेकर कुछ तर्क देखे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता। देखिए आप लोगों को पता होगा 7वीं जो अनुसूची है उसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये सभी ने पढ़ा होगा। देखिए संघ सूची की बात करें तो उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार या संघ को होता है। राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। और समवर्ती सूची को में बात करें, कानून बनाने का अधिकार दोनों सरकारों को यहाँ पर होता है। अगर यहाँ पर बात करें कि किस सूची में कितने विषय हैं, तो देखिए संघ सूची में पहले जो थे वो 97 विषय थे, अब वहाँ पर 100 विषय हैं। अगर राज्य सूची की बात करें, राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब वहाँ पर 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची की बात करें, पहले यहाँ पर 47 विषय थे, अब इसमें 52 यहाँ पर विषय हैं। अगर बात करें संघ सूची को किस देश से लिया गया है, तो ये कनाडा से लिया गया है। और राज्य सूची को भी कनाडा से लिया गया है। लेकिन जो समवर्ती सूची है इसको ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर लिया गया है, ये भी आप लोगों को याद में रखना है। तो अगर बात करें कि इनमें से कौन सा संघ सूची के अंतर्गत आता है, तो वो है शेयर बाजार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है। तो देखिए क्या आप देखते ही नहीं पहचान जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट को भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहा जाता है, जिसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी लोगों ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन करता है। तो इनमें से कौन सा है, देखिए कोपेन ने क्या किया था, भारत के जलवायु क्षेत्र को औसत औसत वार्षिक और औसत वार्षिक तापमान के आधार पर और वर्षा के आंकड़ों के आधार पर वर्गीकृत किया था। देखिए ठीक से समझते हैं, कोपेन का वर्गीकरण किस पर आधारित है, भारत के जलवायु क्षेत्रों का औसत वार्षिक तापमान और औसत मासिक तापमान और वर्षा के आंकड़ों पर आधारित है। ये आप लोगों को याद में रखना है। और इसके तहत जो है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ये जो उत्तरी पूर्वी भारत है इसमें किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो शुष्क सर्दियों के साथ आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु, जिसे CWG से डिनोट किया जाता है, वो यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर भारत के मैप के अनुसार पे समझते हैं, तो अगर CWG की बात करें तो ये कहाँ कहाँ फैली हुई है, तो ये देखिए आपको देखने को मिलेगा कि ये गंगा के मैदानों में फैली हुई है। और इसके साथ में पूर्वी जो राजस्थान है वहाँ पर भी CWG जलवायु आपको देखने को मिलेगी। साथ में इसमें असम का कुछ क्षेत्रफल भी यहाँ पर आ जाता है। ये भी आप लोगों को याद में रखना है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर UKPSC के प्रीवियस ईयर के जो GK GS के पोर्शन था उसको यहाँ पर कवर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अगर नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।